ये क्या बोलना नहीं चाहते क्या माननीय डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी? बस समय की जो बात राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पे मुझे बोलने के लिए समय दिया है। इसमें काफी विषय आ चुके हैं। राज्यपाल महोदया का जो अभिभाषण है, कुछ पक्ष कम रखे गए हैं और कुछ छूट गए हैं, तो उसी के संदर्भ में बोलूंगा। सबसे पहले मैं कानून व्यवस्था के बारे में बात करता हूं। प्रदेश की कानून व्यवस्था, जब हिंदू नववर्ष शुरू हुआ अभी पिछले एक माह पूर्व, तो अखबार के माध्यम से और न्यूज के माध्यम से सुनने में आया कि लगभग 9 राज्यों में दंगे हो गए, कई अराजक तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ की गई, वाहन जला दिए गए, कुछ इस तरीके की चीजें रही। तो इसलिए उस कानून व्यवस्था पे मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद दूंगा कि हमारे पूरे 75 जिलों में कहीं पर भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि कोई मंदिरों पे पथराव हो गए हों या कोई दंगे हो गए हों या अराजक तत्वों ने पथराव कर दिया हो। इसके लिए जो आपकी कानून व्यवस्था रही वह बड़ी चाक चौबंद रही और बहुत अच्छी रही। लेकिन मैं निर्दलीय समूह से आता हूं, तो सच को सच कहना ही पसंद करता हूं। तो कुछ बातें आपके पक्ष में जाती हैं, कुछ बातें आपके विरोध में जाती हैं। तो जो आपके विरोध में होती हैं वो बात भी मैं कहता हूं। मैं कहता इसलिए हूं कि आप अपने कार्यों में जो सुधार कर सकते हैं वह सुधार किए जाएं और जो जनता है वह अधिकतम उनका हित हो पाए। हर व्यक्ति इस विधान परिषद में इसलिए आता है कि उसके कार्यों के द्वारा उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसका उत्थान हो, उसका विकास हो, इसीलिए। लेकिन कानून व्यवस्था में जो अभी हमारे साथी ने कहा कि जब विधानसभा के इलेक्शन हुए उसमें कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, लेकिन जो स्थानीय एमएलसी के चुनाव थे, आप सभी का स्वागत है, मुझे कोई आपसी मतभेद नहीं है, लेकिन हमारे कुछ साथियों को नामांकन भी नहीं करने दिया गया। जब आप अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहते हैं कि औरों से अलग है, तो उस आधार पे आपको जो हमारे 7 सामान्य साथी थे उन्हें कम से कम नामांकन का मौका तो मिलना चाहिए था, उन्हें भी कुश्ती करने का अवसर तो दिया जाना चाहिए था। वो अलग बात थी, वो हार जाते। खैर, कानून व्यवस्था में अब आपके लिए यह भी विषय है कि बैग चोरी, कुछ हत्या, स्त्री उत्पीड़न के जो अपराध हैं वो कुछ बढ़ गए हैं। ये थोड़ा सा चिंताजनक है, इस पे आप लोगों को ज्यादा विचार करना चाहिए। राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में वित्तीय शिक्षकों के हित के लिए कोई भी घोषणा नहीं की गई है, ना कुछ बोला गया है। आपका वित्तीय शिक्षक को ना तो मानदेय मिल रहा। जब कोरोना काल आया तो कई बार अखबारों के माध्यम से उन्हें प्रचारित किया गया कि आर्थिक सहयोग मिलेगा, लेकिन उन्हें फिर भी छोड़ दिया गया है। यह भी पूरे एक समाज का बहुत बड़ा वर्ग है जो पूरे उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसे सही गलत के बारे में बताता है, तो उन्हें भी कुछ आप कंसीडर करें। जो सरकारी विद्यालय में जो छात्र पढ़ते हैं उन्हें निःशुल्क भोजन भी मिलता है, बैग्स भी मिलते हैं, जूते भी मिलते हैं, सारी सुविधाएं फ्री मिलती हैं, ना फीस देनी होती। वही जब सेल्फ फाइनेंस वित्तीय विद्यालयों में वो छात्र पढ़ने जाता है, ना उसे भोजन मिलेगा, ना उसे बुक्स मिलेगी, ना बैग मिलेंगे, ना जूते मिलेंगे। तो भेदभाव जिस आधार पे किया जा रहा है, इस तरीके की चीजें भी अभिभाषण में यदि सम्मिलित की जाएं और उस पर सुधार किया जाए कि भाई छात्र छात्र है, चाहे वह सरकारी स्कूल में पढ़े चाहे वह निजी स्कूल में पढ़े। तदर्थ शिक्षकों का जो मामला है ये वर्षों से चला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारी चीजें इसमें सरकार के ऊपर डाल दी हैं कि वह किस तरह से इन्हें समायोजित करना चाहता है, वह उस तरह से उन्हें समायोजित कर सकता है। लेकिन यदि आप इसमें मानवीय पक्ष और मानवीय संवेदनाएं भी अपने जो अधिकारी निर्णय लाते हैं उसमें आप उन्हें सम्मिलित कर लेंगे, तो जो आप लोगों का जो सपना है, जो अभी जो प्रदेश की जो मतलब राज्य चल रहा है वो राम राज्य से अभी थोड़ा दूर है, लेकिन यदि आप उसमें मानवीय पक्ष और संवेदनाएं मिला लेंगे तो राम राज्य के थोड़ा करीब आ सकता है। इस बारे में आपको खास तौर से विचार करना चाहिए। बस आप भी समापन के करीब आ जाइए। बस महोदय मुझे 2-4 मिनट और दीजिए। ना बस जो पुरानी कर लीजिए, घड़ी से बस 4 मिनट का समय दीजिए। पुरानी जो पेंशन है वह जितने भी कर्मचारी, आपको समय नहीं मिलेगा फिर महोदय, जो पुरानी पेंशन है सुप्रीम भी कह चुका है, कोर्ट ने भी कहा है कि ये अधिकारियों का हक है, ये भीख नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां कई बार बदल जाती हैं। जब वृद्धावस्था आती है तभी आदमी रिटायर्ड होता है, तो वह कभी उसका शरीर साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है। यदि उसके पास पैसे भी नहीं होंगे और उसके बच्चे यदि उसका साथ नहीं दे रहे हैं तो वह खाने के लिए भी खाने के लिए भी उसके पास पैसे उपलब्ध नहीं होंगे। और जो आपकी जो नई पेंशन आई है
स्कीम आई हुई है, उसमें जो वो पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है और सरकार कंट्रीब्यूट कर रही है, वह कंपनियों के माध्यम से डिसाइड होगा कि उन्हें कितना मिलेगा। जितना उन्होंने अमाउंट कटवाया है पेंशन के लिए वो भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह भी भविष्य पर आधारित है। तो पुरानी पेंशन जब हम लोगों को मिलती है तो जो क्षेत्र की जनता है, सरकारी कर्मचारी हैं, वो कहते हैं, फेसबुक के माध्यम से भी आप लोग देखते होंगे कि भाई जब विधायकों को मिल सकती है, सांसदों को मिल सकती है पुरानी पेंशन, तो इनकी भी बंद की जाए। तो इस आधार पे हम लोगों को सोचना है कि भाई हमारा नैतिक दायित्व क्या है, जनता के लिए हम कितने जवाबदेह हैं। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जो जीएसटी में आप लोगों ने अखबार या न्यूज के द्वारा सुना होगा कि जीएसटी का जो कलेक्शन है वह रिकॉर्ड तोड़ रहा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने का एक कारण, एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, कोई भी बिल्डिंग मटेरियल आज से 2 साल पहले मान लीजिए 1000 रुपए का वायर आ रहा था, उसमें 18% गवर्नमेंट जीएसटी लेती थी, मान लीजिए 180 रुपए। आज वह बढ़ के 2000 हो गया है, तो जो जीएसटी का कलेक्शन है उसमें टैक्स जो है गवर्नमेंट को 360 रुपए मिल रहा है। इसीलिए जीएसटी का जो कलेक्शन है वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तो जो जीएसटी जब बहुत ज्यादा बढ़ गई है महंगाई की वजह से, तो जीएसटी के जो रेट हैं वो कुछ कम किए जाएं, जिससे आम जनता को भी कुछ राहत मिल पाए। बेरोजगारी पूरे देश का विषय है। बढ़ती हुई जनसंख्या इसका बहुत बड़ा कारण है। इस बारे में कोई नहीं कहता कि जनसंख्या बढ़ेगी तो रोजगार कहां से आएगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन बेरोजगारी बढ़ने के कारण ही हमारे प्रदेश को 15 करोड़ जो जनता है उसे निःशुल्क भोजन देना पड़ रहा है। तो यदि बेरोजगारी कम होगी तो जो अपराध बढ़ रहे हैं उसमें भी कमी आएगी। तो इसके लिए खास तौर से सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब 2017 में सरकार आई थी तो ये कहा गया था कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, लेकिन हकीकत में बहुत सुधार करना पड़ेगा। धन्यवाद। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ा है। पहले जो काम 1 रुपए के भ्रष्टाचार में होता था, आज वह 10 रुपए के भ्रष्टाचार में हो रहा है, और जो अधिकारी हैं वह और ज्यादा निरंकुश हुए हैं। बस आकाश जी अब विराम दे दीजिए। हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना करने के लिए भी राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में कुछ नहीं है। वर्ष 2014 के जो एमपी के इलेक्शन भी हुए थे तो उस समय भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगरा की एक जनसभा में घोषणा करी थी कि हमारी सरकार बनने के बाद आगरा में एक हाई कोर्ट की बेंच बनेगी। तो हाई कोर्ट की बेंच भी बनेगी तो बहुत बेहतर रहेगा। चिकित्सा में सुधार की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि आज भी लोग बाग सरकारी अस्पताल में बस अब बिंदु बोल दीजिए तो आ जाएगा विषय पूरा आपका। जो बिंदु है केवल बिंदु बोल दीजिए, उसकी व्याख्या न करिए तो 1 मिनट और देते हैं आप। बस मेरा ये आपसे ये कहना है, जो जनता के हित में मानवीय पक्ष और संवेदनाओं को भी आप सम्मिलित करें, जिससे जो आप लोगों का कार्य है वो जनता भी पसंद करे, और अगली बार जब आप लोग जीते तो 400 का रिकॉर्ड भी तोड़ें, लेकिन जनता के पक्ष में आप कुछ फैसला। धन्यवाद डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी। माननीय श्री अश्वनी